हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग विद्युत चुंबकीय तरंग नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम सब लोग, जो कि इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, इसमें हम सब लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व या औसत ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं इसको। ऊर्जा घनत्व तो कहते ही कहते हैं, आप औसत ऊर्जा घनत्व के नाम से भी इसको जानेंगे। औसत ऊर्जा घनत्व, ठीक है। औसत ऊर्जा घनत्व, छोटा सा इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ये औसत मान ही होता है। तो कैसे होता है, चलिए इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम, औसत ऊर्जा घनत्व पढ़ने से पहले हम ये चीज जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के कंपन आते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के भी कंपन आते हैं। यानी कण जो त्वरित आवेश होता है या जो तरंग होती है वो इधर उधर ऊपर नीचे यानी एक साथ, जैसे थ्रेसर में नीचे नीचे झरना एक लगा होता था जिससे गेहूं बाहर निकालता है, सरसों बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार हर एक डायरेक्शन में वो कंपन कराता है। तो हर एक डायरेक्शन में कंपन कराता है। तो ये दो चीजों से पहली चीज तो मिलकर बनी होती है। एक वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र के कंपन, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। तो वैद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा घनत्व, वो कितनी होती है, यूई लिखते हैं, स्मॉल यू से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व या स्थिर वैद्युत ऊर्जा घनत्व के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन इनटू में ई स्क्वायर। और ये चीज हमने डेरिवेशन आप लोगों को कराया भी है, और वो है हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड था, विभव तथा संधारित्र। संधारित्र में वही चीज, संधारित्र में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ही ऊर्जा घनत्व कहलाती है। और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होगी, उसको हम UB से लिखे देते हैं, और वो बराबर होती है 1/2 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये होती है। तो कुल ऊर्जा कितनी बनेगी, ये चीज यहां से देखिए, दोनों लोग मिल करके ऊर्जा का संचारित करेंगे, ठीक है। दोनों के मिलने से ऊर्जा किसकी मिलेगी, EM वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो U बराबर हो गया UE प्लस UB, ठीक है भैया। ये दोनों, अब इनकी वैल्यू यहां पर डाल दीजिए। तो U बराबर कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा घनत्व, अभी औसत मान नहीं निकाला गया, बस यही है। तो U बराबर इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। अब E की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ाई थी पिछले वीडियो में। जो E था वो बराबर था E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्रगामी तरंग होती है। अब भाई ये तरंग अनुप्रस्थ है अनुदैर्ध्य है हमको पता नहीं, तो प्रगामी तरंग कोई भी हो सकती है। तरंग का समीकरण प्रगामी तरंग दोनों को दिखाता। और B बराबर कितना आया था, B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल देते हैं, और ये वैल्यू डालेंगे तो U का मान कितना बनने वाला है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाली वैल्यू यहाँ पर डालो, 1/2 म्यू नॉट हमने डाल दिया, और बी स्क्वायर यानी ये बी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं औसत मान। कौन सा मान निकालेंगे, औसत मान। भाई लगातार मान बदलता रहता है ना, कोई एक फिक्स वैल्यू होती नहीं औसत मान निकालने पर। तो औसत मान निकालेंगे तो क्या आएगा, U बार या U एवरेज बराबर, एक चीज ध्यान से समझिए, यहाँ पर नॉट है, E नॉट स्क्वायर। एक चीज समझिएगा, 1/2 कांस्टेंट है, E नॉट
एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ई नॉट फिक्स होता है, अधिकतम आयाम कितना आया वैद्युत क्षेत्र का वो फिक्स होता है। 1/2 म्यू नॉट कांस्टेंट है, बी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, बी का अधिकतम है फिक्स है, केवल किसका मान फिक्स नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंगल चाहे जो भी हो, साइन स्क्वायर का औसत मान, औसत मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। कैसे आया चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। एंगल चाहे जो भी हो हमसे कोई लेना देना नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos का फार्मूला है, अलग अलग तोड़ दीजिए इसको, 1/2 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर होता तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाता। अब इसका औसत मान ले लीजिए, इसका औसत मान ले लीजिए, ये तो फिक्स वैल्यू है, इसका तो कोई लेना देना नहीं, 1/2 ऐसे लिखा रहने दो, माइनस इसका औसत मान cos 2 थीटा अपॉन 2, इसका औसत मान, ये फिक्स होता है 1/2 तो कांस्टेंट, इससे लेना देना चाहिए, बदलेगा ही नहीं, एंगल बदलेगा घटेगा। अब cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इसका अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, यानी +1 अधिकतम और -1 क्या होता है न्यूनतम, इन दोनों का औसत मान निकालो तो +1, औसत मान निकालो तो 1 प्लस -1, दो लोगों को जोड़ा गया तो 2 से भाग, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ऊपर कितना आ गया 0। तो cos थीटा का मान, थीटा चाहे जो भी हो हमसे लेना नहीं, cos किसी भी एंगल के साथ अगर आएगा, cos और sin दोनों, उसका औसत मान कितना आता है 0, -1/2 और बराबर कितना आ गया 1/2। वही चीज तो यहाँ पर हमने कर दी, चाहे cos स्क्वायर हो चाहे sin स्क्वायर हो, दोनों के लिए 1/2 होता है, और sin थीटा और cos थीटा का औसत मान कितना होता है 0 होता है, इन दोनों का औसत मान 0 होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू वहां पर डालेंगे तो u औसत मान हमने निकाले 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर गुणा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा का प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का मान कितना हो गया 1/2। ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, u बार बराबर 2 दूनी 4, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 1 1 नहीं 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हम कुछ यूज कर रहे हैं चीजें, और वो है क्या, चलिए वो देखिए। सबसे पहला काम यहां पर हम ये चीज जानते हैं कि जो ई नॉट पिछले वाले वीडियो में ही बताया था अपॉन बी नॉट होता है, वो सी के इक्वल होता है, और सी किसके बराबर होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, इसको हम अलग लिख देते हैं, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, ठीक है, इससे तो कोई लेना देना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको इधर भेज दें तो बताइए ई नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, C इंटू बी नॉट हो गई ये बात। तो ई नॉट की जगह पर ये वैल्यू डाल दीजिए आप, तो कितना आएगा u बार बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट का स्क्वायर है ना, ई नॉट का स्क्वायर यानी C स्क्वायर और इंटू बी नॉट स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिखा रहने दो, कोई भी चीज आप डालिए, चाहे इसका मान इसके रूप में डालिए, चाहे यहाँ से b का मान निकालिए e के रूप में, चाहे e का मान b के रूप में, आपकी मर्जी, बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्लियर है बात इतनी। अब यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली हम डाल देते हैं यहाँ पर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट
सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन ऑलरेडी करवा दिया था, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और इनटू में कितना है b0 स्क्वायर 1/4 b0 स्क्वायर अपॉन μ0। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये बचा कितना 1/4 b0 स्क्वायर अपॉन μ0, और ये भी 1/4 b0 अपॉन μ0। तो ये 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 b0 स्क्वायर अपॉन μ0। जोड़ेंगे जब सेम ही हो गए ना, ऊपर b0 और नीचे μ0 और 4 के साथ b0 स्क्वायर अपॉन 4 μ0 b0 स्क्वायर अपॉन 4 μ0। तो 1/4 आ जाएगा। तो u बार का मान कितना आ जाएगा, पहला तो आया है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में 1/2 μ0 स्क्वायर b0 स्क्वायर अपॉन μ0, और दूसरा आएगा कब, ध्यान से समझिए। अब यही चीज हम सब लोग b0 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिए। b0 की वैल्यू यही चीज यहाँ पर डाल देंगे, तो ये कितना आएगा b0 स्क्वायर का मान, तो c नीचे आ जाएगा e0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और c स्क्वायर की जगह पर μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 खत्म, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर। तो ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन इनटू e स्क्वायर, बन गया आपके पास ये इक्वेशन। ठीक है भैया, वैल्यू डालेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री रहिए। b0 की वैल्यू यहां से रखिए, b0 का मान यहाँ पर c की वैल्यू जो है बटे में ले आइए, तो यहाँ पर b0 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा e0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, e0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या होता है, c स्क्वायर जो होता है वो 1/μ0 एप्सिलॉन के इक्वल होती है, ये ऊपर चला जाएगा e0 स्क्वायर गुणा में μ0 एप्सिलॉन नॉट, और आगे बच कितना रहा था 1/2 और नीचे μ0 खत्म, मिल गया आपका वही। ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला। ठीक है भैया, अब आपके पास बचा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण यानी प्रकृति और अभिलक्षण, जिसको हम सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहला है इसका गुण कि इन तरंगों की उत्पत्ति त्वरित आवेश द्वारा होती है। ठीक, इसको हम पढ़े दे रहे हैं, बस ये चीज याद रखिए। इन तरंगों की उत्पत्ति त्वरित आवेश द्वारा होती है। इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशाओं में समान आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा कंपन तरंग संचरण इन दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, पॉइंटिंग सदिश जिससे बना था। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, अतः ये निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो भाई तो निर्वात में माध्यम को देखती नहीं। निर्वात में इनकी जो चाल होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इनमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण की घटनाएं होती है। ये इतनी सारी चीजें इन्होंने ऑलरेडी बता दी। वैसे आप हम यहां से गूगल भी कर लेते हैं, चलिए यहां पर करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। ठीक है, यहां से इमेज पर चलिए, ये कई सारे हैं यहाँ पर। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें देखिए ऐसी चलती, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन हो गए और ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो गए, है ना। तो ये यहां से ये फोटो देखिए कितना अच्छा, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन ऊपर नीचे और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन आगे पीछे, है ना, बढ़िया। क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है।
यहाँ पर अभिलक्षण है ही नहीं है, क्या हुआ, नहीं मिल रहा। इसको टच करके देखते हैं, आगे कुछ बढ़ेगा, मिलेगा। चलिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण या की तरंगदैर्घ्य है। अभिलक्षण देखिए, सबसे पहला क्या आया इसमें, सबसे पहला क्या आया, यहां से देखिए अनुप्रस्थ प्रकृति। तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ये चीज हमने ऑलरेडी बताया था कि ई वेक्टर बी वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं, इस संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। पॉइंटिंग सदिश जो होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनके लिए। माध्यम की आवश्यकता, ये निर्वात सहित किसी भी माध्यम में यात्रा कर सकती है। ठीक, गति यानी इनकी चाल होती है, निर्वात में इनकी चाल होती है प्रकाश की चाल, यानी लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनके एग्जांपल्स क्या है, तो इनके एग्जांपल्स आपके हैं रेडियो तरंगे, जिससे मोबाइल में सिग्नल आता है, रेडियो तरंगे हैं आपकी, रेडियो तरंगे हैं, एक्स किरणें हैं आपकी, जिसके द्वारा हम सब लोग एक्सरे वगैरह देखते हैं ना, हड्डी वगैरह टूटी है कि नहीं टूटी है वो। गामा रेज होती है, कैंसर का इलाज होता है इनके द्वारा। जब गामा रेज आपकी कैंसर पर डाली जाती है, कैंसर मतलब सेल्स को खत्म कर देती हैं, और ये कुछ होता नहीं जो शरीर में पाया जाता है, वो कुछ ऐसा होता है, क्या कहते हैं उसको, ये उसी पर डाला जाता है तो वो क्या करता है, उनके सेल्स को खत्म कर देता है। अरे वो कहते हैं ना पेट में हो जाता है, लेडीज वगैरह में ज्यादा होता है वो चीज। ठीक है, ठीक। उत्पत्ति क्या होती है, उत्पत्ति कैसे हुई, त्वरित आवेशित कणों, भाई कोई त्वरित आवेशित कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण के द्वारा उत्पन्न होती है, इनको त्वरित किया जाता है। ऊर्जा संचरण, ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, तभी तो मोबाइल में सिग्नल आता है, जिसमें विद्युत तथा और चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा बराबर बटी हुई होती है। दोनों की ऊर्जाएं बराबर बराबर होती थी, यही चीज तो आया था। अभी हमने औसत मान निकाला, तो 1/2 विद्युत की जो ऊर्जा आई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबक की जो ऊर्जा आई बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यही तो आया। ठीक, आगे तरंग गुण, वेव प्रॉपर्टीज, ये प्रकाश की तरह परावर्तन अपवर्तन, ये चीज अभी हमने पढ़ा, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण को दर्शाती है। समीकरण क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ये परिमाण है, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण b और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण e, और वेग v के बीच जो संबंध होता है वो चीज हमने बताया, E/b इनका जो परिमाण होता है, या इनके जो अधिकतम मान यानी आयाम जिसको बोला जाता है, इनका रेशियो कितना आता है, c के इक्वल होता है, और c कितना होता है 1/√μ0 के। क्लियर है बात। इनके आपके एग्जांपल्स भी हो गए हैं यहाँ पर, रुक जाइए, इनके एग्जांपल्स भी लिखे हैं। तो ये है रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होती है, ये भेजी जाती है सिग्नल को, जैसे जहाज वगैरह पर पता लगाने के लिए वहां सिग्नल भेजा जाता है, उससे वो पता लगता है। औरत विकिरण, ठंडियों के दिनों में हम देखते हैं पास पास बैठते हैं, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो दूसरे की जाती है, दूसरे वाले के हमारे शरीर में आती है, तो यही औरत विकिरण होती। एक रिमोट देखा, रिमोट से सिग्नल जो जाता है टीवी में, डीटीएच मशीन में या कहीं पर भी, तो वो औरत विकिरण द्वारा। दृश्य प्रकाश जो होता है, जिनको हम सब लोग देख सकते हैं, सभी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो ये दृश्य प्रकाश के कारण ही देख सकते हैं, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। परावैंगनी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट, ये भी हम सब लोग सूर्य से एक ओजोन परत होती है जो इन सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है, ना होता ओजोन परत तो स्किन कैंसर होता है, तो हानिकारक होती है। ठीक है, एक्सरे, वैसे के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, एक्स किरणें क्या होती है वो भी बता दिया। ट्यूमर, एक्स गामा रेज आ गई ना, ट्यूमर होता है, ट्यूमर, ट्यूमर पर ये गामा रेज डाली जाती है, इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिकतम होती है, ये भेदन क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी की होती है वो इन्हीं की होती है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है इनकी। ठीक,
सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या, उसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये टोटल कंप्लीट हो गया है यहीं पर वीडियो। ये चीजें सब के सब आपको लोगों को लिख लेना है, कुछ चीज छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से आप बता दिए हैं, देख करके आप लिख लीजिएगा। वैसे हमने बोल दिया था ऑलरेडी, हम स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। ये हो गया यहाँ पे। अब ये भी देखिए, विक्षेपित ना होना, ये तरंगे चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होते, इनका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्पादन त्वरित आवेशों के कारण तरंग दैर्घ्य आवृत्ति, ये चीज हमने बताया था, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य सभी की अलग अलग होती है। 0 आवृत्ति से अनंत आवृत्ति तक। अब उच्च आवृत्ति वाली तरंगों में ऊर्जा अधिक होती है, कम, और तरंग दैर्घ्य कम, यानी कि इनकी जो छोटी तरंगे होगी वो ज्यादा ऊर्जावान, जो बड़ी तरंगे होंगी वो कम ऊर्जावान। वैसे इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे थे। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो इसका न्यूमेरिकल होगा। फिजिक्स पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।